हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस चीज को पढ़ने से पहले कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, लेट्स गो थ्रू द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें समझना है। भाई न्यूक्लियोफाइल नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। बस इसको कैसे कहोगे कि न्यूक्लियोफाइल वो एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू एन इलेक्ट्रॉन deficient एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो भाई इलेक्ट्रॉन है और ये किसको देगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल और बेस एक जैसे होते हैं लेकिन होते नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है यहां पे, हल्का सा डिफरेंस है कि जब आप बेस की बात करते हो ना, तो बेस के केस में आप बोलते हो कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट तो जरूर करेगा, लेकिन किसको करेगा? H+ आयन को। ठीक है, इस पार्ट से हम एक चीज बोल सकते हैं कि ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट द बेसिस बट ऑल द बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल यहां पर OH-, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, एक एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखोगे कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है एंड एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि सामने कौन है, बस। ठीक है, तो अब OH- हमने ले लिया, इसके पास देखो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो अब ये अगर सामने इसके आ जाए CH3Br तो क्या होगा? ये माइनस बोलेगा कि भाई हमें रिएक्शन करनी है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ले आओ। तो यहां पर कार्बन बोलेगा कि देखो ये ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जा रहा है। इसके चक्कर में ब्रोमीन के ऊपर तो माइनस चार्ज आ रहा है, कौन सा? डेल वाला, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। भाई अगर ऐसा है, नेगेटिव को प्यारा प्यारा डेल प्लस दिखेगा, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा कि आ जाओ हम तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। कार्बन बोलेगा देखो भाई हम तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तुम अगर हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ठीक है, हम ब्रोमीन को बाहर भगा देते हैं, बोलते हैं भाई तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल लो। अब इस सिनेरियो में इस OH- ने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, जिससे हमें ये मिला है। यहां पर जो OH- है ये किस तरह से बिहेव किया है? इट हैज बिहेव्ड एज एन न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर इसी के सामने हमने रख दिया CH3COOH, ये OH- बोलेगा भाई हमें दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, हम आएंगे और इसे लेकर भाग जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? CH3COO- बनेगा, साथ में पानी भी बन जाएगा। यहां पर जो OH- ने काम किया है, ये कैसे काम किया है? इसने बेस की तरह काम किया है। सो इट हैज बिहेव्ड एज अ बेस, इट हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू H+ आयन, जो भी वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसकी वजह से H2O बना। तो ये बेस की तरह बिहेव किया, लेकिन वो जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर OH- ने न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव किया है। सो फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली सी कि ऑल द बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स मे और मे नॉट बी बेसिस। ठीक है, सो ये एक बेसिक आइडिया है न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा,
उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अगर हम देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो कि क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो ऐसे केस में सबसे पहला पॉइंट आप रखोगे, कोई भी फैक्टर जो कि एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम विल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम पे बढ़ाएगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास CH3O- है एंड हमारे पास CH3CH2O- है, तो भाई सेकेंड वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरे में 2 कार्बन यानी कि इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है ड्यू टू इंडक्टिव। सो ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा इससे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट होता है पोलराइजेशन। ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, ग्रेटर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पर भी इंक्रीज करेगी। और ये चीज कहां से यूज होने वाली है? फजान्स रूल से। जितना बड़ा साइज होगा आनायन का, उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी अब तुमसे पूछ लूं कि बता दो HS- एंड HO-, इन दोनों में बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो भाई ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, SH- विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्यों? साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। ठीक है, चलो अब यहीं पे एक जनरल ट्रेंड भी हम बात कर लेते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियोडिक टेबल अगर उठा लें, लेफ्ट टू राइट जाएं, भाई लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है? साइज कम होता चला जाता है। तो अगर साइज कम होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। अगर हम टॉप से बॉटम जाएं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये एक जनरल ट्रेंड की बात हो गई जो ध्यान में रखनी है। और इसी के बेसिस पे तुम बड़े आराम से बोल सकते हो कि CH3- NH2- OH-, इसमें बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन? तो भाई ये ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अगर हम तुमसे बोलें कि बता दो यहां पे कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, तो हम बोलेंगे बिल्कुल यही ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एटम जिसके ऊपर माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेशन होगी और उतना ही अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ये अपना एक समराइजेशन है न्यूक्लियोफाइल्स का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिविंग ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो कौन होता है ये लिविंग ग्रुप? वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाए। ठीक है, अगर मेरे पास CH3CH2Cl है और ये किसी रिएक्शन में ये जो Cl है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, उनको लेकर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ Cl-, तो ये एक लिविंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और चले जाते हैं, या तो पहले चले जाएंगे या किसी के आने के बाद चले जाएंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेंगे, दैट्स इट।
ठीक है, ये है लिविंग ग्रुप। अब अगर लिविंग ग्रुप की बात करी जाए, कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, कौन बुरा लिविंग ग्रुप है, तो उसके लिए एक सिंपल सी प्यारी सी छोटी सी लाइन है, वीकर द बेस ग्रेटर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यानी कि जो जितना ही वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो हैलोजेंस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं और लिविंग ग्रुप की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। सो अगर यहां पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें, लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस के केस में लिविंग ग्रुप एबिलिटी कुछ इस तरह से घटती चली जाती है। सबसे बढ़िया आई माइनस, फिर ये। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आई माइनस इज द वीकेस्ट बेस अमंग दिस हैलाइड आयंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, अगर एच आई स्ट्रॉन्गर एसिड होता है तो अगला आएगा बारी HBr की, फिर HCl की, फिर HF की। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, एसिडिक नेचर। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इसके कॉन्जुगेट की, वो क्या होगी? उल्टा होगा ना। उल्टा होगा, यानी यहां से आप समझ रहे हो कि वीकेस्ट बेस यहां पर कौन है? आई माइनस है, तो उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाली बात। अब यहां पर एक अच्छे से लिविंग ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं अल्कोहल के केस में। ये जो OH है, दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। भाई ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। OH जो है ऐसे OH माइनस के फॉर्म में लीव नहीं करता है आसानी से, बट वी कैन कन्वर्ट इट इन गुड लिविंग ग्रुप दो तरीके से। पहला तरीका कि आप इसके ऊपर H+ डाल दो, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन बोलेगा भाई देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मैं एक काम करता हूं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुमको देता हूं, खुश हो जाओ। हाइड्रोजन खुश कि अरे वाह हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं था, हमें मिल गया। लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, और ऑक्सीजन पे प्लस आया तो अब वो रोना शुरू करेगा, कहेगा भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर प्लस आ गया, अच्छा नहीं लग रहा, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिएक्शन बैकवर्ड। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना लेकर अगर यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने ले लिए तो देख रहे हो OH H2O के फॉर्म में निकल गया, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकला है। सो नाउ इट हैज बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप। यहां पर H2O बन के निकल गया है। दिस बैड लिविंग ग्रुप OH हैज बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप नाउ। इसके अलावा भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड और भी है, बाय यूज ऑफ TSCl, जिसको हम बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर कुछ बच्चों इस तरह से होता है, ये देखो, ये होता है टोसाइल क्लोराइड। अल्कोहल इस टोसाइल क्लोराइड से, मतलब कि अब तुम समझ चुके होगे, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज TS। ठीक है, ये TS है वो Cl, तो TSCl से जब रिएक्ट करता है ना तो ये बनाता है ROTS। अब OTS जैसे ही बनाया, इमेजिन करो इस Cl की जगह पे अब क्या आ गया? O। अब O जैसे ही बना, अगर ये निकल जाए तो O पे आएगा माइनस, और वो माइनस इक्वी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा इस S डबल बॉन्ड O के साथ। बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, अगर ऐसा बात है तो अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। हियर इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, हियर इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक आइडिया अबाउट न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अच्छा कैसे, बुरा कैसे, तुम अब समझ सकते हो। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी भी चेक कर सकते हो। अब हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ये देखो, N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन, 1 इज यूनिमोलिकुलर, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये हमेशा पोलर प्रोटिक मीडियम में होगी, यानी कि पोलर प्रोटिक मीडियम कंपलसरी है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है,
ये 2 स्टेप में होती है। स्टेप 1 मतलब कि मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, एक जनरल इक्वेशन जैसे मैं लिख लेता हूं, मान लेते हैं R लिविंग ग्रुप के साथ है और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट करके RNU बना रहा है और साथ में क्या बनाएगा L माइनस, ये बन रहा है। ये जनरल इक्वेशन है, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। तो इसका मैकेनिज्म जो होगा किस तरह से मूव करेगा कि स्टेप 1 में जो RL है ये सबसे पहले दिस इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिविंग ग्रुप लीव करेगा और आपको एक कटायन बनाकर दे देगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये ऐसे कैसे टूट गया, एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी के ऐसे कैसे बॉन्ड टूट गया। वो एनर्जी आएगी आपके सॉल्वेशन से पोलर प्रोटिक मीडियम के। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक मीडियम आप यूज कर रहे हो तो वहां पे सॉल्वेशन से एनर्जी निकलेगी और वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, आपको कटायन देगा और कटायन का अगेन अनायन का अगेन सॉल्वेशन होगा और उसके चक्कर में और एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। जो सेकेंड स्टेप है, इस सेकेंड स्टेप में इस कटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहेगा वाह तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो भाई, ये लो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और हम RNU बना देंगे। ओवरऑल हमें देखने को क्या मिला कि लिविंग ग्रुप को हटाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है। यही है SN1 मैकेनिज्म। अब देखो इसका आप रेट लॉ भी लिख सकते हो बड़े आराम से। कहोगे कि रेट लॉ अगर हमें लिखना है तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू K टाइम्स सम कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग, और वो कहां से निकल के आएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का वो रेट डिफाइन करता है, जो कि यहां पर है। RDS में देखो तो केवल और केवल RL पड़ा हुआ है, यानी कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन टू द पावर 1, ये रेट लॉ होगा। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। चलो इसी चीज को आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना के बता सकते हो। ये रहा आपकी पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी, और यहां पे हम लिख देते हैं POR या टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। होगा क्या कि रिएक्टेंट की अगर एनर्जी यहां पर है तो ये पहले ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये रिएक्टेंट है, ये जो एनर्जी आई ये प्रोडक्ट की आई, ये इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। इंटरमीडिएट कौन रहा, ये जो कार्बोकटायन बना है यही इंटरमीडिएट है। और कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो रेट बताएगा पूरी रिएक्शन की। तो अगर फास्ट रिएक्शन होनी है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट होगी। वो कब होगी, जब ये इंटरमीडिएट जो बना है वो स्टेबल हो। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बता दो ये जो रिएक्टेंट्स है इनमें से SN1 फास्टेस्ट किस में होगा, तो आप वहां पर बोलोगे जहां पर ये कार्बोकटायन जो बना है वो स्टेबल हो। ठीक है, यानी कि आई कैन से दैट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन increases with stability of कार्बोकटायन। ठीक है, कोई भी कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट रिएक्शन का उतना फास्ट। यानी कि अगर हम रेट की बात करें फॉर CH3 यहां पे मान लेते हैं आपके पास ब्रोमीन है, इसका रेट फास्टर होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकटायन बनेगा वो 9 हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड 3 इंडक्टिव ऑफ मिथाइल्स से स्टेबलाइज्ड होगा। यहां जो कार्बोकटायन बनेगा वो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और 2 मिथाइल के इंडक्टिव से स्टेबलाइज होगा। यहां वाला जो कार्बोकटायन बनेगा वो केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन और 1 मिथाइल के इंडक्टिव से स्टेबलाइज्ड होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकटायन होगा जो बनेगा SN1 मैकेनिज्म के दौरान। सो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका रेट ऑफ SN1 का।
ठीक है, हमेशा चेक करोगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही फास्ट SN1 रिएक्शन। यही है SN1 का पार्ट। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स में बातें करते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बनाते हैं, चलो ये ले लिया CH3, ये लिविंग ग्रुप, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मान लो ड्यूटेरियम है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर यहां पर हाइड्रोजन है। जब SN1 में ये अब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं मान रहा हूं SN1 मैकेनिज्म हो रही है। ठीक है, तो इन SN1 मैकेनिज्म ये लिविंग ग्रुप अगर लीव कर जाए, ठीक है, लीव कर जाए तो यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि ये रहा CH3, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ड्यूटेरियम, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हाइड्रोजन, ये प्लस, और यहां पर अब ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो इनका प्लेन है मॉलिक्यूलर प्लेन उस पे परपेंडिकुलर होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बोकैटायन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास दो रास्ते हैं। न्यूक्लियोफाइल चाहे तो वो इस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को बोलूं कि भाई तू एक काम कर, तू राइट साइड से अटैक कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये सेटअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ये 1 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि यहां पर S कॉन्फ़िगरेशन है भाई, कायरल सेंटर जो है उसका S कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये कायरल कार्बन, यहां पर ये जो कायरल कार्बन है इसका अब कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज, अगेन S कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इधर बात करूं तो ये तो पहले माइनस नहीं होगा, उसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। चलो, तो ये जो है अब कितना, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अब ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। यहां से एक चीज समझ में आ रही है, हमने स्टार्टिंग में लिया था S कॉन्फ़िगरेशन, बाद में R एंड S दोनों मिल रहा है, इसका मतलब वी आर ऑब्जर्विंग inversion of configuration and retention of configuration। यानी कि SN1 में आप भले एक आइसोमर लो, एक ऑप्टिकली एक्टिव लो, प्रोडक्ट में आपको दो मिलेंगे। मतलब आपने केवल डेक्स्ट्रो से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट में आपको डेक्स्ट्रो एंड लिवो दोनों मिलेगा। अगर ये आइडियल SN1 रहा तो आपको दोनों बराबर मिलेंगे, 50-50, क्योंकि अब यहां पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी भी 50-50 रहेगी, हाफ रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो उस वजह से आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड रिटेंडेड प्रोडक्ट इक्वल मिलेगा। एंड वैसे केस में जो मिक्सचर मिला वो क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर। यानी कि SN1 से आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है। यू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ रेसिमाइजेशन इन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलता है, आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलता है। अगर ये नॉन आइडियल SN1 हो, अगर आइडियल नहीं रहा, नॉन आइडियल रहा, तो इन्वर्जन आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी भी दोनों बनेंगे, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा, लेकिन इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी 100% रेसिमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। दिस इज ड्यू टू दैट आयन पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। ये रहा एक क्वेश्चन, ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल जनरेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम कहेंगे अरे बढ़िया यार, जो लिविंग ग्रुप है उसको हटा दो, कार्बोकैटायन बना दो। हमने बना दिया, यहां पे ये लिविंग ग्रुप हटाया, कार्बोकैटायन बना दिया, ये लिविंग ग्रुप हटाया, ये कार्बोकैटायन बना दिया, ये लिविंग ग्रुप हटाया, ये कार्बोकैटायन बना दिया। देखा जाए तो ये कार्बोकैटायन
एक पूरे बेंजीन रिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये वाला इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये वाला इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन बी में 1 2 3, भाई वो कार्बोकटाइन 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मोस्ट स्टेबल इन सब में कौन सा हो गया? सेकंड वाला, क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी या डीस्टेबिलिटी, वो डिपेंडिंग ऑन सीन, यहां पे स्टेबिलिटी आ रही है। सो बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्टेबल बनेगा। 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बोलता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। ठीक है, लास्ट ईयर ही ये सवाल आया हुआ है। भाई हम वापस से वही बात करेंगे कि अगर SN1 करवाना है तो जो कार्बोकटाइन बना है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर कार्बोकटाइन अनस्टेबल बन रहा है तो वो SN1 नहीं देगा। क्लियर बात। यहां पर ये जब Cl जो कि लिविंग ग्रुप होगा लीव करेगा तो जो कार्बोकटाइन बनेगा वो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और ये प्लस दिख रहा है भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पर जब ये Cl लीव करेगा यहां पे बनेगा कार्बोकटाइन, और ये कार्बोकटाइन अगेन इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी ये भी बिल्कुल SN1 में जाएगा, ये भी SN1 में जाएगा। यहां पे बात करें, अरे ये अगर निकला जो कार्बोकटाइन बनेगा वो कौन सा? विनाइलिक कार्बोकटाइन बनेगा। भाई ये चीज याद रखनी थी हमें, हमने ये चीज टर्मिनोलॉजीज में देखी थी कि अगर कभी ऐसे सीन रहे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? विनाइलिक कार्बन्स, और ये जो है ये क्या कहलाते हैं? अलाइलिक कार्बन्स। बेसिकली पोजीशंस होती हैं, विनाइलिक पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन। अब ये विनाइलिक हैलाइड है क्योंकि हैलोजन विनाइलिक पोजीशन पे लगा था। जब ये Cl हटेगा तो जो प्लस यहां पर बनेगा वो विनाइलिक कार्बोकटाइन होगा जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो कार्बन है यहां पे ये दोनों विनाइलिक कार्बन्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब जब उस पे प्लस बनता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ज्यादा एस कैरेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर मोर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आप प्लस डालोगे यार, खुश कैसे रहेगा? वो तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस ऑप्शन में बी तो एक हो गया जो नहीं देगा। डी की बात करें तो बिल्कुल Cl अगर निकालें तो जो प्लस बनेगा वो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, तो बिल्कुल SN1 दे सकता है। सो यहां पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, एंड बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक और सवाल है, यहां पे बोला जा रहा है कंसीडर द अबव केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज। मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये हमें अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, NaOH है और पानी है। ठीक है, पानी है यानी प्रोटिक मीडियम हो गया, पोलर प्रोटिक मीडियम हो गया। अब पोलर प्रोटिक मीडियम में आप NaOH लेके इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और प्रोडक्ट में देखो तो केवल ये हुआ है कि Cl हट के OH लगा है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। भाई अगर प्रोटिक मीडियम है SN1 होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इज स्टेबल। अब यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल ये जब Cl हटेगा तो कार्बोकटाइन बनेगा, और रीअरेंज करते ही 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन सकता है। कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट होती है जब भी कोई भी प्रोसेस होगा, अगर उसमें कार्बोकटाइन बना तो कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आप एक काम करो, ये पहले इसको भगाओ, यहां पे प्लस बनेगा। अब ये प्लस यहां पर अगर रीअरेंज कर जाए तो क्या बनेगा? अगर कार्बोकटाइन यहां पे रीअरेंज कर जाए तो 2 2 4 और 2 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइज्ड होगा। अगर ये कार्बोकटाइन यहां मूव करता तो 3 और 2 5 से होता, यानी ये बेटर कंडीशन है। ये रीअरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी, और अगले केस में OH माइनस यहां पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा A वाला 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक में अगर एक प्रोसेस चल रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन में अगर कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ, अगर कार्बोकटाइन रीअरेंज कर सकता है तो वो करेगा, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ाएगा। EAS में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ केसेस हैं जहां पर हम वीक लेविस एसिड लेकर ये काम को रोकते हैं, कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट को रोकते हैं। बट जब तक वैसा कुछ केस ना रहे, कार्बोकटाइन बनेगा तो आप उसको मूव करवाओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल बोलता है कि द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो जब ऐसे केसेस आ जाएं, रिलेटिव रेट,
कार्बोकैटायन ही बना के देना है, सॉल्वोलिसिस करवा रहे हो तो आप इसको मूव कराओ, यहाँ पे प्लस बनाओ, मूव कराओ, प्लस बनाओ, मूव प्लस, ये लीव हो गया भाई प्लस। तो अब देखा जाए तो सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये दोनों साइड से रेजोनेंस कर पाएगा। अगर बी की बात करें तो वो केवल एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। ए की बात करें तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहां पर आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि 3 2 5 और 2 7 हाइपर कॉन्जुगेशंस देखने को मिलेंगे। डी की बात करूं तो यहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं और यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो भाई रेजोनेंस से मिलती है। रेजोनेंस से जब आंसर नहीं आता है तो अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाते हैं, उससे भी नहीं आता है तो हम इंडक्टिव पे जाते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है? सी वाला। तो सी सबसे फास्ट ये रिएक्शन देगा, फिर देगा बी वाला क्योंकि वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो सी देन बी फिर 7 4 ए डी। तो सी बी ए डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो देखा जाए सी बी ए डी ये 4 नंबर में दे रखा है अपने को, तो करेक्ट आंसर इसका 4 होना चाहिए। ठीक है, सी में सबसे फास्ट, डी में सबसे कम। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर भी बात वही होगी कि ये मीडियम कंस्ट्रेंट नहीं है, ये सारे मीडियम में होता है। ठीक है, तो आप कोई भी मीडियम ले लो, होगा भाई, मजे से करेगा। इसको मीडियम कंस्ट्रेंट नहीं है, ये पोलर प्रोटिक में भी होगा, पोलर अप्रोटिक में भी होगा, वीकली पोलर में भी होगा, सब में होगा। ठीक है, चलो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। होगा क्या, हम एक मॉलिक्यूल लेकर ही बात कर लेते हैं। ये वाला CH3 लिविंग ग्रुप, ये रहा ड्यूटेरियम और यहां पे कर दिया हाइड्रोजन। इधर आया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि भाई ये लिविंग ग्रुप जो होता है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो इस कार्बन पे क्या है? डेल प्लस। वो डेल प्लस मेरे पास माइनस, भाई इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा तो जो इसके पोलराइजेशन की वजह से डेल प्लस था उसको देखकर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ जाएगा कार्बन को। अब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें आपको ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है। ये जो बॉन्ड था लिविंग ग्रुप वाला वो धीरे धीरे ब्रेक करता चला जाता है और ये जो बॉन्ड था न्यूक्लियोफाइल की वजह से वो धीरे धीरे फॉर्म होता चला जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पे आप समझ सकते हो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रखा है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 ये चारों एक प्लेन में ऐसे। ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जब ये कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाती है तो आपको न्यूक्लियोफाइल इधर देखने को मिलेगा, ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हमें सेटअप देखने को मिलेगा। अब इसमें हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया, किधर से? पीछे से, लिविंग ग्रुप के पीछे साइड से अटैक हुआ है। देखो लिविंग ग्रुप, तभी तो लिविंग ग्रुप ऐसे लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर आते चला जाएगा। तो लिविंग ग्रुप के पीछे वाली साइड से अटैक होगा हमेशा और लास्ट में हमें इन्वर्जन देखने को मिल रहा है क्योंकि देखो यहां पे 1 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज ये अपना S कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पे बात करें 1 2 3 R कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो एक साइड S कॉन्फ़िगरेशन है, एक साइड R कॉन्फ़िगरेशन है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब यहां पर एक चीज समझना, ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। आप ऑप्टिकल रोटेशन को इन्वर्ट नहीं बोल सकते कि इन्वर्ट हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था ये लीवो हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मॉलिक्यूल ही बदल गया है। ये डेक्स्ट्रो है, ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता है, बट अगर प्रायोरिटी सेम हो लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल की तो वैसे केस में ये अगर S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये R होगा, ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो S होगा। इनके रोटेशन को के बारे में आप कमिट नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल ही बदल चुका है। अगर ये डेक्स्ट्रो है, इसी मॉलिक्यूल का जो S कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लीवो होगा,
कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल लिवो, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, ये खास ध्यान रखना है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन, और ये होगा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मैं आरडीएस के हिसाब से रेट लॉ लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ दिस थिंग, जिसको मैं आर एल बोल देता हूं, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस विच इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आरडीएस में ये दोनों इन्वॉल्व है। तो अब रेट लॉ ये निकल के आया, दोनों पे एक एक पावर लगी पड़ी है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो वो क्या होगा, ये POR, इस बार कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो ये बस ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया SN2 मैकेनिज्म का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो हम बात कैसे करें भाई। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कभी भी बात करनी होगी ना, तो आप बोलोगे ये कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज in hindrance near the carbon with leaving group, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ SN2 in CH3CCH3CH3Cl will be least CH3CH CH3Cl इसमें ज्यादा होगी, एंड CH3CH2Cl में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि देखो SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है अटैक करने, तो अगर पीछे की साइड हिंड्रेंस होगा तो वो घुस नहीं पाएगा ना। जब तक इस कार्बन पे वो अटैक नहीं करेगा तब तक ये लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान दो, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। जब ये किसी भी मीडियम में हो सकता है तो वो सॉल्वेशन वाली एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। और अगर ये बॉन्ड पहले ही ब्रेक कर गया तो SN1 हो जाएगा। यहां पे पहले ब्रेक नहीं होगा, वो जब आएगा न्यूक्लियोफाइल तभी लीव करेगा। जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी वही कंपनसेट करेगी कार्बन हैलोजन के बॉन्ड ब्रेकेज की एनर्जी को, ठीक है। सो जितना ज्यादा हिंड्रेंस उतना ही स्लो रेट SN2 के लिए। इसके अलावा आप एक बात और बोल सकते हो, जितना ज्यादा डेल प्लस जिस कार्बन पे ये हैलोजन लगा है, देखा जाए तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, सब इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो यहां पे बहुत ही छोटू सा डेल प्लस होगा। यहां पे कम है तो थोड़ा बड़ा डेल प्लस, और यहां पे ये है तो और बड़ा डेल प्लस। तो जितना बड़ा डेल प्लस उतना फास्ट रिएक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। नाउ अब हमें ये सवाल करने हैं और उसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल्स को लेकर थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है स्टेटमेंट 1 कि ये मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन जाएगा करने इवन ये प्राइमरी हेलाइड है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि ये भाई साहब SN2 जाएगा ही नहीं, भले ही ये प्राइमरी हेलाइड है। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। SN1 से जाएगा अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो लिविंग ग्रुप के जाने के बाद, अगर स्टेबल बना बढ़िया SN1 जाएगा, अगर वो स्टेबल नहीं बना तो नहीं जाएगा। तो यहां पर लिविंग ग्रुप जो है उसको भगा दो, इसको जैसे ही भगाओगे यहां पे प्लस आएगा, और देखो यहां पे प्लस आ गया यानी कि बन गया CH3O CH2 प्लस। भाई ये प्लस इस लोन पेयर्स के साथ रेजोनेंस करके भर के स्टेबल होगा, बढ़िया स्टेबल होगा। रेजोनेंस की कंडीशंस में अगर तुम्हें याद हो, एक एटम जिसके पास लोन पेयर है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या प्लस चार्ज हो, तो वैसे केस में रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है। तो बस वही चीज है यहां पर, ये बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो SN1 से जाएगा। स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। यहां पे बात करें SN2 के लिए, तो SN2 में अभी बात करी जितना ज्यादा हिंड्रेंस उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। यहां पर इस कार्बन पे भले हाइड्रोजन है लेकिन इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे ये देखो, ये पूरा बल्की ग्रुप लगा पड़ा है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? न्यूक्लियोफाइल अगर वहां पे अटैक करने जाएगा तो इधर से ये पूरा
हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। ये ऐसे सामने से तो नहीं कर सकता ना, सामने से करना SN2 में नहीं होता, वो तो बैक साइड अटैक होता है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में। तो इस हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं पाएगा एंड देयरफॉर ये SN2 में जा नहीं पाएगा, भले ये 1 डिग्री है। ठीक है, रूल वही है, कार्बोकैटायन स्टेबल SN1, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नो SN2, जितना कम हिंड्रेंस उतना बढ़िया आपका SN2। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों यहां पर सही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। बढ़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल अल्काइल हैलाइड इज, अगर कायरल अल्काइल हैलाइड है SN1 से अगर जाएगा तो उस केस में SN1 से अगर जाएगा तो उसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों देखने को मिलता है। SN2 से अगर जाएगा तो केवल इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, 1 बोल रहा है रिटेंशन अकर इन SN1 रिएक्शन, इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, सही है, आधा सही है, इन्वर्जन भी होता है। 2 बोल रहा है रेसिमाइजेशन अकर्स इन बोथ SN1 एंड SN2, बिल्कुल भी नहीं, रेसिमाइजेशन दोनों में कहां है, केवल SN1 में। रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर इन SN2 रिएक्शन, ये एकदम ज्यादा बेटर है। इस वाले में केवल रिटेंशन की बात करी गई है, जबकि हमने बात करी थी कि इन्वर्जन भी होता है। तो ये तो आधा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आधा सही है कि हाँ रिटेंशन होता है, बट ये 3 तो बेस्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 और इन्वर्जन अकर्स इन SN2, एकदम सही बात है, रेसिमाइजेशन हो रहा है यहां पर और यहां पर इन्वर्जन हो रहा है, तो सही स्टेटमेंट तो 3 है 1 से भी। 4 बोल रहा है रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 एंड रिटेंशन अकर इन SN2, बिल्कुल भी नहीं, रिटेंशन नहीं होता है, इन्वर्जन होता है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन अमंग दिस 4 विल बी ऑप्शन 3। सही है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है अपना जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 में आया हुआ है। लिस्ट 1 में रिएक्शंस दे रखी हैं और भाई मेंशन भी कर रखा है कि कौन सी मैकेनिज्म से ये रिएक्शन आगे जानी है, और लिस्ट 2 में इन्वर्जन हुआ, रिटेंशन हुआ, क्या इनैंशोमर मिला है या स्ट्रक्चर आइसोमर मिला है, ये सब हमें बताना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं एक एक करके। ये सवाल है, इसमें बोला जा रहा है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो भाई। तो स्ट्रक्चर अगर बनाए तो हमें चाहिए पेंटेन 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया और 2 नंबर पे इथाइल ये भी लगा दिया। देखो यहाँ पर ये कायरल सेंटर बन गया। अब आप SN2 करवा रहे हो तो ये OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, Br लीव करेगा और उसकी जगह पर OH लग जाएगा, सिंपल SN2 सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक खास बात है, आपने स्टार्टिंग में तो सिंगल इनैंशोमर लिया था, यानी कि केवल एक। अब अगर इस पे अटैक होता, जो कायरल सेंटर है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है, उस पे अगर अटैक होता तो इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान दो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है जो कि कायरल नहीं है। भाई कायरल नहीं है जब वो कार्बन, तो उस पे इन्वर्जन का क्या मतलब है? जो कायरल कार्बन है ये वाला, उसके ऊपर तो अटैक हुआ नहीं। जब उसके ऊपर अटैक हुआ नहीं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन जैसा तो कुछ होना ही नहीं है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं P को इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा, तो 2 विल बी द करेक्ट वन। मिक्सचर नहीं बन रहा, मिक्सचर नहीं बन रहा, मिक्सचर नहीं बन रहा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो P2 से मैच होने वाला है। चलो Q की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 ये पेंटेन हो गया और 2 पे ब्रोमो है, यहां पर Br लगा पड़ा है और देखो यही कायरल कार्बन भी है। तो जब ये OH माइनस अटैक करेगा, यहां पे Br लीव करेगा, तो आपको प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, बट अब यहां पर इन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस कार्बन पे अटैक हुआ है वो कायरल था। तो SN2 में कायरल कार्बन पे जब अटैक होता है तो वो पीछे से होता है, और पीछे से होने की वजह से वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। सो बिल्कुल यहां पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सो Q विल बी मैच्ड विथ 1। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर आगे। R जो है वो हेक्सेन ले रखा है, तो हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 पे ब्रोमो, 1 2 3, 3 पे Br और 3 पे मिथाइल, इस पे मिथाइल भी है। अब एक्वस NaOH डाल रहे हो और SN1 करवा रहे हो। भाई जब आप SN1 करवा रहे हो तो Br लीव करेगा, वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। बना देते हैं कार्बोकैटायन, 1 2 3 4 5 और 1 6,
3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप था लगा हुआ और यहाँ पे बन गया प्लस। देखो ये वाला प्लस सबसे बढ़िया है, ये रीअरेंज नहीं करने वाला, क्योंकि यहां पर भी 3, 2, 5 और 2, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां पे बनाओगे तो 2 और 1 केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होगा, यानी ये बहुत बढ़िया स्टेबलाइज्ड है। अब ये OH माइनस यहां अटैक करेगा और आपको 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। लेकिन क्योंकि ये पहले कायरल था और अभी जब अटैक होगा तब भी कायरल ही बनेगा, और जो कार्बोकटायन बना है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, यानी कि आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे। सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, ये सबसे सुटेबल मैच दिख रहा है यहाँ पर। मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स हमें देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं मिल रहा और डायस्ट्रोमर्स भी नहीं मिल रहा। चलो अब एस की बात करते हैं। एस में देखो इन्होंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यानी कि इस कायरल सेंटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स्ड है। तो अगर इस पे अटैक नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं होने वाला। रिएक्शन कैसे जा रही है, SN1 से। तो जब SN1 से जा रही है तो ये हटेगा और यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। तो जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनने वाला है वो कैसा होगा, यहाँ पर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर Me, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस और Me। तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स रहेगा, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको रिटेंशन भी दिखेगा और इन्वर्जन भी दिखेगा, क्योंकि अब ये कार्बोकटायन है। OH माइनस जब यहाँ से आकर अटैक करेगा तो उस केस में ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी जुड़ सकता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर भी जुड़ सकता है, और ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के अटैचमेंट्स, ठीक है, ओरिएंटेशंस इन 3D देखने को मिलेंगी। तो ये तो फिक्स है, लेकिन ये 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनैंशियोमर नहीं होने वाला, क्योंकि जब इनैंशियोमर होता है तो इनैंशियोमर में हर एक कायरल सेंटर पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। यहाँ पर तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो फिक्स हो रही है। सो ये जो बनाएंगे 2 वो डाइस्ट्रोमर्स होंगे। सो दिस विल बी मैच्ड विथ 5, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन रहे, इनैंशियोमर ये सब भी नहीं बन रहे। सो 2, 1, 3, 5 मैच होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है भाई। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो बिल्कुल 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास 2 साइट्स होती है, ठीक है। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 साइट्स, 2 sides, but from only one at a time। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप साइनाइड का। तो साइनाइड में देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास माइनस है, ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, दोनों के दोनों अटैक कर सकते हैं, इसीलिए ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसे ही NO2 माइनस भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जब इनसे आप सब्स्टिट्यूशन कराने की बात करते हो, रिएक्शन करवाने की बात करते हो, तो यहाँ पर मैटर कर जाता है कि ये जो साइनाइड आयन लिया है इसमें नेगेटिव चार्ज किसके साथ है, जो कटायन पार्ट है, जो दूसरा इसका काउंटर पार्ट है, वो कौन है। जैसे कि अगर हमने कभी NaCN लिया तो भाई NaCN में यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि C के ऊपर जो माइनस है ये फ्री है अटैक करने के लिए। लेकिन जब आप बात करोगे AgECN में तो अब ये कार्बन इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल टू अटैक। इसीलिए अगर कभी आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर Br लगा पड़ा है, इसमें आपने NaCN डाला तो ये साइनाइड Na+C- ये माइनस अटैक करेगा और Br लीव करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये वाला। लेकिन अगर इसी के ऊपर आपने AgCN डाला तो ऐसे केस में अब कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है, लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल, तो ये अब आपको वहां पे अटैक करता हुआ दिखेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस। तो यहां पे साइनाइड बना, यहां पे आइसोसाइनाइड बना, ठीक है। चलो अब इस पे कुछ सवाल हैं वो कर लेते हैं।
दिया हुआ है कि असर्शन जो है वो कह रहा है कि हेलो एल्केन्स, तो ले लेते हैं RX रिएक्ट्स विथ KCN। KCN भाई KCN में क्या है, अगेन अल्कली मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आयनिक बॉन्ड है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन अटैक करेगा, RCN बनाएगा, अल्काइल साइनाइड, अल्काइन साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, एकदम सही बात है। एंड वाइल विथ AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, एकदम सही बात है। रीजन KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल भी नहीं, रीजन एकदम गलत है। KCN आयनिक है, AgCN कोवेलेंट है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो RNC में, आइसोसाइनाइड में, तो करना है तो क्या है, AgCN ले लो, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे KCN नहीं चलेगा, NaCN नहीं चलेगा, NH4CN नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे आयनिक है। AgCN विल बी द करेक्ट आंसर, और देखा जाए तो बिल्कुल 4th इज करेक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया है, AgCN दिया है, वही बात, ये जो दो कार्बन्स हैं यहाँ पर SN2 SN1 कुछ नहीं होना, क्योंकि ये विनाइलिक है, विनाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन नहीं बनना, यानी SN1 नहीं होने वाला। SN2 की अगर मैं बात करूं तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो पाई बॉन्ड्स इतने सारे अच्छे खासे बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर, वहां पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा नेगेटिव लेकर अपना, रिपेल होगा। ठीक है, दूसरा ये पार्शियल पाई बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो उस वजह से अगेन यहां पर SN2 नहीं होता है। अब AgCN की बात हो रही है, तो इन दो कार्बन्स पे तो अटैक नहीं होने वाला, जो अटैक होगा यहां पर होगा, कार्बन इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन अटैक करेगा, Cl लीव करेगा, एंड वी विल हैव दिस थर्ड वन एज प्रोडक्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पर देखो बिल्कुल 3 आ रहा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आज क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट।